वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम मेंस चेकलिस्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ड्रिल 21 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी के, कि जो डाटा हमें दिया गया है क्या वो सफिशिएंट है हमारा आंसर देने के लिए, क्यों कि जो हमें क्वेश्चन हमने पूछा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें कई स्टेटमेंट दी गई, जैसे यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये चेक करना है कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उससे हमारे ये मतलब वो जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या स्टेटमेंट 1 से ओनली आ रहा है या जो स्टेटमेंट 2 है उससे आ रहा है या दोनों को मिलाकर आ रहा है या किसी से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे ऑप्शंस होते हैं, पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है, दूसरी सफिशिएंट है, या दोनों ही सफिशिएंट हो, मतलब अलग अलग, तो आइदर और हो जाता है, या दोनों को मिलाकर वो सफिशिएंट हो या एक भी सफिशिएंट ना हो। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, अमित एंड शशि आर मैनेजर्स इन ए बैंक विद ए फिक्स्ड मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली, कि जो अमित है और जो शशि है ना वो एक बैंक में क्या है, मैनेजर है, ठीक है। तो उनकी एक फिक्स इनकम बता रखे, किसकी, अमित की और शशि की। और कहता है कि अमित ना 70% बचाता है अपनी इनकम का, हमने मान लिया इसकी 100x इनकम है, इसकी 100y इनकम है, क्या इनकम, ओके। और फिर इसने बोला था अमित 70% बचाता है, सेविंग क्या है इसकी 70x है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 30x, क्योंकि इनकम किसका सम होती है, इनकम हमारे होते हैं सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। आगे इसने बोल दिया ऑफ इज टोटल इनकम वाल, जबकि जो शशि है ना 1/5 और ऑफ हर इनकम क्या करती है, एक्सपेंड कर देती है, ठीक है ना। वाइल शशि स्पेंड्स का मतलब होता है खर्चा करना, ओके। तो 1/5 कितना हो जाएगा 100 का 20y, ओके। तो कितना मतलब बचाएगी, तो 100 में से 20 गया तो 80y बचाएगी। ये हमारा बन गया इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आगे इसने क्या बोला, हमें है ना अमित की सैलरी बतानी है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा नॉर्मली बनता है कि क्या होता है, वैसे तो जो हमारे डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम वैसे सोल्व नहीं करते, हमें ये पता करना होता है भैया बस आंसर मिल रहा है या नहीं, एक लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस वो निकल रहा है ना तो मतलब वहाँ पे डाटा हमारा सही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वैसे लेकिन यहाँ पे समझ रहे हो तो हम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया, एक्सपेंसेस ऑफ अमित आर 7,000 लेस देन दैट ऑफ शशि, कि अमित के जो एक्सपेंसेस है ना ये शशि के एक्सपेंस से कितने कम है 7,000, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक इक्वेशन क्या आ गई 20y माइनस 30x इज इक्वल टू 7,000। लेकिन क्या हम इससे आंसर बता सकते हैं, वेरिएबल दो इक्वेशन एक, तो आंसर तो हम नहीं बता सकते, तो नॉट सफिशिएंट। दूसरा है इनकम ऑफ अमित इज डाई टाइम्स द सेविंग ऑफ शशि, कि जो इनकम है ना अमित की जो अमित है उसकी जो इनकम है, इनकम मतलब अमित की इनकम कितनी है 100, मतलब 100x है, वो कितने गुना है, 2.5 गुना है सेविंग ऑफ शशि का। देखो इनकम है 100x और सेविंग शशि की कितनी है भाई 80y, ठीक है। तो क्या बता रखा है कि जो इसकी इनकम है ना उससे 2.5 गुना हमारा ये है, तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, x और y का रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें x और y का रिलेशन मिल गया, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो ये हटा देती हूँ मैं, हमारे पास क्या आएगा भाई, इनकम थी उसकी कितनी, किसकी बोला था इसने, इनकम ऑफ अमित, इनकम थी अमित की 100x और सेविंग थी शशि की कितनी 80y, और इनका रिलेशन मिल गया हमें 2.5 और 1 का। काट भी सकते हो, 2 5 10, 2 चौकी 8, फिर तो मतलब पापा 25, ठीक है। तो मतलब एक टाइप से गए, तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई में 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो मतलब ये आ गया हमारा x अपॉन में y का, कि x अपॉन में y हमारा कितना है 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 मतलब 2, कि x और y का रिलेशन है हमारा 2:1, ठीक है, यही आया है। और हमें एक इक्वेशन भी मिल गई थी पहले कि 20y माइनस 30x इज इक्वल टू हमारा था 7,000, ये भी हमें मिल गई थी। तो यहाँ से हमें क्या, हमने मान लिया ये 2n और ये 1n है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की सेपरेट वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब यहाँ से हमें सारा डाटा मिल गया। यहाँ से अब जो हम सोल्व करेंगे ना तो n मानना है, जैसे हमने 2n और 1n, तो n हमारा आ जाएगा 175, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों का डाटा आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर निकाला है तो हमें दोनों को ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर रिक्वायर्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा आंसर डी, ठीक है। ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी एट ए सर्टेन स्पीड, की एक ट्रेन है
वो जैसे ये एक सिटी है ए, यहाँ से बी में जा रही है एक सर्टेन स्पीड से, ठीक है, और जो डिस्टेंस है ना हमें वो बताने, तो भाई बतानी है तो हमने मान लिया कि डी डिस्टेंस है। फिर स्टेटमेंट 1 दी कि ट्रेन टेक्स 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, कि ए टू बी जाने में मतलब वो कितने लेती है, 4 घंटे लेती है। 4 से डिवाइड किया, भाई हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। ओके, फिर आगे बोला एवरेज स्पीड ऑफ द, तो हमारा पहले से क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। स्पीड भी हमें नहीं पता, डिस्टेंस भी हमें नहीं पता। डिस्टेंस तो वैसे पूछेगी, अगर स्पीड हमारे पास होती तो हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, डिस्टेंस आ जाते, तो मतलब पहला सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट पे गए, क्या बोल रखा है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, स्पीड दे दी, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया, तो ये भी हमारा सफिशिएंट नहीं होगा, दूसरा वाला भी। लेकिन हम पहले और दूसरे को मिला दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस होती है हमारे टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम पहले में 4 आवर दे रखा है और स्पीड 80, तो 8 चौक 32, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। तो किससे आया ये, जब हमने दोनों को मर्ज किया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। ऊपर नीचे ऑप्शन हो सकते, तो आप मैं चेक कर लेना। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओके। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, सबसे पहले बात आती है कि पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर हमारा होता है कि जो कोई भी फिगर है उसके जो बाउंड्रीज हैं उनका सम, ओके। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। हमने मान ली ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, तो जो पैरामीटर है वो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके बराबर होगा भाई, इसमें दिया है 60, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा था एरिया बताना है हमें ट्रायंगल का। तो देखो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो ट्रायंगल होती है ना वो हमारी 4 टाइप्स की हो जाती है। एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि जो ये होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एक ये होती है। एक हमारी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी है ना दो जो साइडें होती हैं ये दोनों इक्वल होती है और एक अलग होती है। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये होता है, ओके। और एक होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं, हमारे तीनों की तीनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब बात आती है एक ट्रायंगल होती है हमारी स्केलनी ट्रायंगल, जिसकी तीनों की तीनों जो हमारी साइडें होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इसमें हम है ना सिमी पैरामीटर का यूज़ करते हैं, मतलब कि जिसकी तीनों साइडों का जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो एस की वैल्यू आ जाती है। उस एस का हम यूज़ करते हैं इसका एरिया निकालने में, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताया था, एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसका पैरामीटर हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आगे इसने बोला स्टेटमेंट में कि हाइट एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7, की जो बेस है वो हमें दे दिया 7x और जो ये हाइट है ये हमें दे दी 5x, हमने x मान लिया। तो क्या आप इसकी हेल्प से आंसर निकाल सकते हो, भाई हमारे पास हाइट और बेस में रिलेशन जरूर है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और इसने तो एरिया पूछा है, तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो गया, नॉट सफिशिएंट, पहला वाला नॉट सफिशिएंट। दूसरा बोला जितनी भी तीनों की तीनों साइड है ना ट्रायंगल की वो 3, 4 और 7 के रेशियो में है। तो एक बात बताओ, पैरामीटर हमें दे रखा है, हमने मान लिया ये 3x है, 4x 7x, तो जोड़ा तो कितना हुआ, 4 3 7 7 14x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60/14, ठीक है, 60 ही था ना इसका, हाँ एवरेज 60, तो 60/14 आ गया। तो ये वैसे तो एग्जैक्ट तो जा नहीं रहा, लेकिन हमें यहाँ से क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। आगे क्या बोला इसने, 4 3 7 7 7 14 ही तो है, डिवाइड नहीं, ओके। आगे हम क्या कर सकते हैं, इसने ना हमें क्या बोला, भैया हमें तो एरिया बताना है। तो देखो यहाँ पे तीनों की तीनों साइडें क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों साइडों का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे पुट अप करेंगे
तो हमें क्या मिल जाएगी, एग्जैक्ट तीनों साइडें मिलेंगी, क्योंकि पैरामीटर था तीनों साइडों का सम, वहाँ से तीनों साइडों का हमें रेशियो दिया गया था, तो हमने उसका यूज़ किया। ठीक है, तो हमें ना तीनों साइडें सेपरेट पता चल गई। अब जैसे हमने पढ़ा था स्केलनी ट्रायंगल के बारे में कि जो स्केलनी ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, तो हम तीनों भुजाओं का यूज़ करके पहले तो जो सीमी पैरामीटर वो निकालेंगे, वो होगा हमारा a + b + मतलब तीनों साइडों का सम और डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगा। और इसका एरिया निकालने हम क्या करेंगे, सिंपल है, और इसमें से पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड को हम घटा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया हमारा निकालने का। ठीक है, आप इसकी हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो मतलब वैसे बता रहे हैं, वैसे तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है ना, ये सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, आंसर तो हमारा यही है, लेकिन एक तरीका तो ये है, आप निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारी ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये 7 होगा ना पैरामीटर, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा ये होता है ना, तो ये हमारा इनके सम के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है 4 3 7 7। ठीक है ना, तो एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वैसे हमारी स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ओके, हमें तो यही जानना था। फिर बात आती है, हाउ मैनी डेज विल बी टेक फॉर 3 वर्कर्स टू कंप्लीट ए टास्क। हमने मान लिया 3 वर्कर है, ए, बी और सी। हमें ये बताना है कि ये तीनों कितना टाइम लेंगे एक टास्क को पूरा करने में। ठीक है, तो हमें पहली स्टेटमेंट दी गई, 3 वर्कर हैं, इफ़ दे वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। कहता है कि 3 वर्कर हैं, मतलब हमें तो अलग अलग बताना है यहाँ पे कि कितना टाइम लेंगे, हाउ मैनी डेज विल टेक फॉर 3 वर्कर टू कंप्लीट है, मतलब अलग अलग टाइम बताना है। और हमें है ना तीनों का टाइम दिया गया, तीनों वर्कर जब टुगेदर मतलब साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो वो 8 दिन लेते हैं, इसने बोला। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो 8 दिन ले रहे हैं, लेकिन क्या हम इससे आंसर दे सकते हैं? भाई तीनों का ओवरऑल टाइम पता है, ठीक है भाई, तीनों मिलकर कितने में टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन सेपरेट नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो हमें इनकी एफिशिएंसी पता, ना टोटल वर्क पता। ठीक है, तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने देखा 2 वर्कर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, कि 2 वर्कर है ना एक टास्क को 2 मतलब 10 दिन में कर सकते हैं। भाई 2 वर्कर मतलब कोई भी हो सकता है, लगा लो ए भी हो सकता है, वो बी सी भी हो सकता है, वो ए सी भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी 2 मान ले, लगा लो। ठीक है, क्योंकि इसने तो पूछा है ना कि तीनों अलग अलग कैसे कितने दिन में काम करेंगे। ओके, तो ये भी हमारा सफिशिएंट नहीं होगा आंसर देने के लिए, क्योंकि हमें तो तीनों वर्कर का पूछा है, तो इसमें सिर्फ 2 वर्कर की बात हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे सफिशिएंट नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो पहले हमें पता चला था ए बी सी है ना, वो कितने दिन में काम कर रहे थे, 8 दिन में। और हमने मान लिया तो ए बी होगा तो वो 10 दिन में, या बी सी होगा वो 10 दिन में, या ए सी होगा वो 10 दिन में। ठीक है, लेकिन हमें तो इतना मतलब पता नहीं चला। ठीक है, चलो हमने मान लिया ए बी है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ से काम 8 × 4 = 40 होगा। चलो एलसीएम 8 × 4 = 40, तो 10 × 5 = 50। तो क्या हम सेपरेट इनका बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास है ना ए बी। ठीक है, ए बी को यहाँ पुट करेंगे तो सी का तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या ए और बी का हम अलग अलग बता सकते कि कितने दिन में पूरा करेंगे? नहीं बता सकते। तो इसने यही तो पूछा है कि तीनों वर्कर अपने अपने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब जो काम दिया गया उतना कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा टेबल इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ए ग्रेटर देन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। हमें ये बताना है इस डाटा के बेस पर कि जो कंपनी ए जो प्रॉफिट कमा रही है वो क्या ग्रेटर देन है जो कंपनी बी कमा रही है उस प्रॉफिट से, हमें ये बताना है। तो मतलब कि कौन सा जो स्टेटमेंट है जो इसका आंसर दे रहा है। तो देखो इसने हमें क्या दिया गया है, इसने हमें है ना देखो रेवेन्यू दिया और एक्सपेंस दिया। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा कि भाई जितना हमने कमाया है, मतलब से हमारा एक पेन था हमने उसको बेचा, ठीक है 50 रुपये का, तो रेवेन्यू हमारा 50 आया, उसको बनाने में हमने 10 रुपये का खर्चा किया था, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 40। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है कि जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से हम एक्सपेंस घटा देते हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ से हमारा आ गया 2 लाख, यहाँ से भी आया तो 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ रहा है। और जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे 2 लाख आया, कितने पे 5 लाख पे, मल्टीप्लाई 100।
तो 5 दूनी 10 0, मतलब 40% आ गया प्रॉफिट परसेंट किसका, ए का। ऐसे ही बी का भी देखो 2 लाख प्रॉफिट है नेट, किस पे, 8 लाख रेवेन्यू पे, मल्टीप्लाई में 100, 2 चौकी 8 0 0, मतलब 25%। ये डाटा हमें मिल सकता है। अब इसने तो बोला था कि क्या जो प्रॉफिट ए कमा रही है कंपनी वो क्या दूसरी वाली से ज़्यादा है, तो देखो ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इनकी जो रेवेन्यू था वो सेम हो फिर और इनका जो खर्चा है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तब बता सकते थे। अब एक बात आओ, आप तो बिजनेस में 100 रुपये लगा कर 10 रुपये कमा रहे हो और कोई 50 रुपये लगा कर 10 रुपये कमा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये थोड़े में ही ज़्यादा कमा रहा है और ये ज़्यादा में कम कमा रहा है। लेकिन ना तो यहाँ पे हमें ना उनका रिवेन्यू सेम दिया गया है और ना इनका प्रॉफिट मार्जिन, एक का प्रॉफिट मार्जिन 40% आ रहा है, एक का 25% आ रहा है। अगर आप ना निकालो तो भी देखो स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि प्रॉफिट ए का 40% मार्जिन और बी का 25% मार्जिन है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हम ये नहीं बता सकते कि जो कंपनी ए है उसका प्रॉफिट ना बी से ज़्यादा होगा। आप कभी भी परसेंटेज से जज नहीं कर सकते कि भाई इसका 40% है तो इसका 25% है, ठीक है। क्यों, जैसे एक तो 100 रुपये पे 10 रुपये कमा रहा था, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना आ रहा था, 10% आ रहा था, और एक 10 रुपये कमा रहा था 50 पे, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट 50 दूनी 100 मतलब 20% आ रहा था। तो कौन सा इफेक्टिव आया, परसेंटेज से ही आया है ना, लेकिन ये तो कम लगा रहा था ये ज़्यादा लगा रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ परसेंटेज से कि ये इफेक्टिव है या वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई भी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगी, बोथ आर नॉट सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th का, ए बॉक्स हैज़ x-2 पर्पल, x-1 ब्लैक, x+1 ऑरेंज बॉल्स। क्या है, पर्पल ब्लैक ऑरेंज, ओके। 5 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, कि 5 बॉल्स निकाले गई हैं बॉक्स से, क्या प्रोबेबिलिटी की उनमें से 2 है ना ऑरेंज कलर की बॉल्स होंगी, ओके, क्या ऑरेंज कलर की, ओके। फिर हमें क्या दिया गया, स्टेटमेंट 1, मतलब हमें तो सिर्फ आंसर बताना है कि भाई, तो जहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिल जाए समझ लेना वो स्टेटमेंट हमारी सफिशिएंट होगी आंसर देने के लिए, ओके। इसने पहली स्टेटमेंट दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। ब्लैक बॉल कितनी है भाई, x-1, इसमें से हमें ना 2 ब्लैक बॉल निकालनी है बैग्स, एक के बाद एक, बिना रिप, देखो ये 2 वर्ड होते हैं, पहले आप ये समझो, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट का मतलब, जैसे ये हमारा बैग था, इसमें ना 5 रेड 5 ब्लू बॉल्स थे, तो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि भाई इसमें से एक बॉल निकाल सकता है और तू खेल सकता है, आपने निकाल ली होगी ऐसे ही आप, ठीक है, ओके। तो आपकी जैसे हमने बोला रेड आने की क्या प्रॉब्लम, तो 5/10 हो गया वो तो, ओके। लेकिन अगर आपने ये बॉल नहीं रखी, ठीक है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि निकालने के बाद वो वापस ना डाले, तो और मेरे से मम्मी ने बोला और मैं बोले ब्लैक आने की आप 5/9 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल आपने निकाली थी उसको वापस नहीं डाला। लेकिन अगर आपने इसी केस में 5 रेड और 5 ब्लू के केस में लगा लो आपने निकाल ली, खेल लिए, आपकी 5/10 आई थी और आपने वापस भी डाल दी, तो दोबारा मैं निकालूंगी तो मेरी भी 5/10 आएगी, मतलब जैसे यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 होता तो 4/10 आती, ठीक है, क्यों, मतलब 9 आ जाती ना जैसे, क्योंकि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकालने के बाद डालना, विदाउट का मतलब होता है निकाल लिया और उसको नहीं डाला, मतलब एक टोटल में एक कम हो गई। तो यही है यहाँ पे कि है ना 2 ब्लैक बॉल निकाली हैं एक के बाद एक बिना रिप्लेसमेंट, तो ब्लैक बॉल है हमारी x-1, एक बॉल निकाल ली, फिर एक और निकालोगे तो एक कम हो चुकी थी ना ब्लैक, तो x-2 मतलब एक घटाएंगे तो x-2, टोटल कितनी थी x-2 x-1 x+1, तो एक 3x हो गए और 1 से 1 कट गया था, मतलब 3x-2 हो गई। इसमें से हमने 2 बॉल्स निकाल ली हैं तो 3x-2 और एक और निकालोगे तो 3x-3 हो जाएगा, घटा रहे हैं ना, क्योंकि देखो पहली बॉल निकाल ली होगी तो ये प्रोबेबिलिटी बनी भाई जितने हमारे पास ब्लैक बॉल है वो अपॉन में टोटल, फिर ब्लैक बॉल भी तो एक कम हो गई थी नेक्स्ट टाइम के लिए क्योंकि रिप्लेस नहीं किया था तो वो, और इसमें से टोटल में से भी एक कम हो गई थी तो 2, मतलब इसमें से एक घटाएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3। अब क्या करना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/13 के, तो हम कह सकते हैं ना कि हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन बनी x-1 अपॉन में 3x-2 मल्टीप्लाई x-2 अपॉन में 3x-3 इज इक्वल टू 1/13, ओके।
ये हमें मिली। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये ऐसे है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है। तो हमने इसको सोल्व किया तो देखो x का x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, x का 2 से करोगे तो -2x, 1 का x से करोगे तो -x, 1 का -2 से करोगे माइनस माइनस मतलब प्लस का 2, ठीक है। एक तो ये आ गया ऊपर, नीचे क्या आएगा 3 का 3 से मतलब 3 9x स्क्वायर, 3x का 3 से करोगे तो माइनस 3 6 3 3 9x, फिर इसका होगा 3 दूनी 6x और इसका हो जाएगा प्लस का 6 और ये इज इक्वल टू में 1/13 तो था ही। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। ओके मैं ये समझ रही हूँ। तो देखो अब क्या होगा, ये बन गया हमारा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू में 13x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 26। अब इसको हमने देखा तो एक इक्वेशन मतलब हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले सोल्व किया तो इसके हमने फैक्टर बनाए 5, तो 3 दूनी 6 होता है और जोड़ेंगे तो 5 ही आता है, माइनस मान तो हमने प्लस कर दिया मतलब 3 1 मिनट नहीं, हमें तो मल्टीपल में 5 दिया ना वैसे। तो हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बना सकते हैं 5 एकम 5 मल्टीप्लाई में होगा और हमें तो जोड़ने पर -6 ये तो साइन बदल जाएंगे। तो हमारे पास एक तो 5 आया, ठीक है, और एक 1 आया, ठीक है, यही दो वैल्यूज़ आई हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हम देखते हैं तो यहाँ पे था कि x -1, क्या ब्लैक बॉल 0 है, 0 होंगी तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई, तो मतलब 1 तो पॉसिबल है ही नहीं अगर यहाँ पे पुट करें तो, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो मतलब हमारे x की वैल्यू आ गई 5, तो हम कह सकते हैं पहली वाली सफिशिएंट है। आगे दूसरी स्टेटमेंट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 1 पर्पल एंड 1 ऑरेंज बॉल फ्रॉम द वन। पर्पल कितनी है भाई x-2 ये लेनी है, और ऑरेंज बॉल कितनी है भाई x+1 ये लेनी है बैग से लेने पर। तो टोटल कितनी थी, टोटल थी हमारी 3x-2 ये लेनी है हमें बैग से, ठीक है। कैसे 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वही है भाई रिप्लेसमेंट के बिना का क्या मतलब होगा, रिप्लेसमेंट के बिना का यही मतलब है कि एक कम हो जाएगी, तो ये कम हो गई और ये किसके बराबर दे रखा है 3/13 के। हमें इसको भी क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x की 14 और 5 आए, ठीक है, ये ऐसे ये वैल्यूज आएंगी। ओके तो अब क्या करना है इसको हम देखते हैं। तो देखो भाई हम इनको यहाँ पे पुटअप करेंगे ना तो वो हमारी पुटअप करने के बाद वैल्यूज बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये इनके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं हो पाती, 1 मिनट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूसरी वाली तो सफिशिएंट नहीं है लेकिन पहली वाली हमारी सफिशिएंट होगी, ठीक है, क्योंकि हम इनको ना फिर यूज़ करके देखते हैं वैल्यूज़ को, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए ना। अब बात आती है ड्रिल 22 के ऊपर। इस ड्रिल 22 के ना 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। पार्ट 1 में हमें पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये जो ड्रिल है ना इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दे रखी हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना दोनों चीज़ें बताऊंगी कि मिस्टेक से क्या कर रखा है और बिना मिस्टेक से क्या होगा। ओके तो देखो क्या दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है ना, एक कंप्लीट करते हैं एक सर्टेन टास्क को, एक प्रोजेक्ट को 20 दिन में। ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो मान लिया कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है वो 20 दिन में काम पूरा करते हैं। ओके हमने मान लिया ना वर्कर ये है टोटल। फिर हाउएवर ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस 5 वर्कर अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब A-5 हो गया ग्रुप में से। तो जो काम है ना वो क्या हो जाता है डिले हो जाता है 5 दिन से, मतलब 20 की जगह वो 25 दिन में हो रहा है। फिर कहता है कि अगर जो हर वर्कर है वो डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि उनकी जो इफ़िशियंसी है वर्कर्स की वो क्या है इक्वली इफिशिएंट, मतलब सेम है। ओके ये भी हो गया। आगे बोला देन हाउ मैनी वर्कर्स वर इनिशियली असाइंड टू द प्रोजेक्ट। तो देखो भाई A 20 दिन में काम कर रहा है तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना हम कैसे, ए ग्रुप ऑफ वर्कर 20 दिन में काम पूरा करते हैं और उसी काम को A-5 वर्कर्स 25 दिन में पूरा करते, इक्वेट हो गए। यहाँ से हमने सोल्व किया तो A की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसने पूछा कितना था, कितने वर्कर्स थे स्टार्टिंग में, तो 25। रिवर A फ्लोज हो रही है 25% फास्टर देन रिवर B, मतलब 2 रिवर हैं, एक रिवर A है एक रिवर B है,
ठीक है, रिवर ए, रिवर बी, क्या है ये, रिवर। ओके, 2 बोट्स हैं पी एंड क्यू, बोट पी, बोट क्यू। इसने बोला आगे 2 बोट पी एंड क्यू आर ट्रैवलिंग इन ए रिवर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 रिवर थी ए और बी। इसने बोला रिवर ए है ना वो 25% फास्टर देन रिवर बी। इस बी से ये है ना रिवर फास्टर, मतलब एक टाइप से ये स्ट्रीम की स्पीड ही तो है हमारी। रिवर का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम या करंट। 25% मतलब ये 4, 25 चौका 4 है तो ये 5 है, एक्स मान लो। ओके, यही होगा, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, वेरिएबल है। आगे बोला स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर इज खालिस्तान मोर देन द बोट क्यू, की क्यू की जो स्पीड है स्टील वाटर में उससे बोट पी की कुछ ज़्यादा है। भाई लगा लो ये हमारी एक्स है बोट क्यू, तो इससे एक्स प्लस होगा कुछ। ओके, आगे वैसे एक्स यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एक्स नहीं होगा, वेरिएबल अलग अलग लेती है, चलो ये वाई ले लिया हमने। फिर आगे इसने बोला आल्सो टाइम टेकन बाई बोट पी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बोट क्यू टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो पी के द्वारा जो भाई टाइम लिया गया है पी बोट के द्वारा सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, वो हमारा सेम है जो टाइम लिया गया क्यू के द्वारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम, मतलब ये अपस्ट्रीम जा रही है, ये डाउन स्ट्रीम। ओके, ठीक है। टाइम टेकन बाई बोट पी टू ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज दिस लेस देन द क्यू टू कवर दिस। देखो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ डाटा दिया गया नहीं गया है, तो याद रखना इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जिसमें हमें ऐसे ब्लैंक्स दे रखे हो, ओके, ऐसे ब्लैंक्स दे रखे हो, तो वहाँ पे आपको ना इनका यूज़ करना होता है, किसका, जो हमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 है ना हम ऑप्शंस को पुटअप करना स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो देखो हमें इसने दिया था क्या, रिवर दी थी और हमने रिवर निकाल दी, ए और बी रिवर थी और इसकी 5 वाई मानी थी और इसकी 4 वाई मानी थी, क्या करंट की स्पीड होगी, ठीक है, ये तो होगी स्पीड ऑफ रिवर। फिर बोट थी हमारी 2, बोट पी, बोट क्यू। अब देखो इसने बोला था कि बोट क्यू लगा लो, हमारा एक्स था तो ये एक्स प्लस समथिंग था, लेकिन इसने क्या पहला ब्लैंक कितना ज़्यादा था, कितने से ज़्यादा, भाई हमने लगा लो ऑप्शन कोई भी मान लो, एक ऑप्शन हम पुट कर रहे हैं, लगा लो हम ऑप्शन 2 पुट कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 2 पुट किया तो मतलब यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, कि 9 आएगा ना ब्लैंक में, पहले वाले वैल्यू पहले ब्लैंक में। आल्सो जो टाइम लिया गया है ना, तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड बोला है ना इसने, पहले इसने अपस्ट्रीम बोला डाउन स्ट्रीम बोला, तो बोट पी की तो डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं, बोट पी की अपस्ट्रीम है। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड किसकी, बोट पी की। तो अपस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है हमारी करंट, मतलब जो हमारी बोट है उसकी वजह से करंट की घटा देते हैं। बोट की हमारी कितनी है x + 9, इसमें से हम क्या करेंगे करंट की घटा देंगे, क्योंकि इसने एक बात बोली थी कि वो रिस्पेक्टिवली बह रही है, मतलब बोट पी और क्यू रिस्पेक्टिवली बह रही है, इसका मतलब है कि बोट पी है वो तो रिवर ए में बह रही है, बोट क्यू है वो रिवर बी में बह रही है, इसीलिए बी रिवर की जो स्पीड चाल होगी वो तो बी बोट क्यू के लिए है, और जो रिवर ए है उसकी जो चाल है स्पीड है वो हमारी बोट पी के लिए है। ओके, इसने ये हमें दिया। अब ऐसे ही हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे किसकी, बोट क्यू की, और वो क्या होती है, वो होती है हमारी बोट की स्पीड और प्लस करंट की स्पीड, मतलब x + 4y, ये आ गया। इसने बोला था कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस को, मतलब जो डिस्टेंस है ना वो हमारे सेम है डिस्टेंस को, तो ये कितने में कर रही है x + 9 - 5y इक्वल टू दूसरा उसी डिस्टेंस को कितने में डाउन स्ट्रीम में x + 4y में कर रही है, ये हमें दे रखा था। हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो d से d हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैसे ही कैंसिल हो क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारा x से x भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ओके, आगे देखते हैं क्या बोला है इसने, इतना हमारा सोल्व हो गया और y की वैल्यू आ गई हमारी 1। फिर इसने बोला हाँ, टाइम टेकन बाई बोट पी टू ट्रेवल 150 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की प्लस करंट की, और बोट की x + 9 करंट की है 5y, ये हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है आल्सो टाइम, हाँ 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज कितना हावरलेस है, ये है हमारा, देखो यहाँ पे ना यही मिस्टेक दे रखी है
कि 144 घंटे नहीं है। अगर 144 घंटे कम होता तो फिर गड़बड़ जाती। यहाँ पे नहीं 1.5 आवर आएगा और 144 हमारी डिस्टेंस होगी। तो इसमें क्या गड़बड़ दे रखी है इस क्वेश्चन में कि ये फिगर है ना हमारा उल्टा लिख रखा है। पहले 9 ठीक है, फिर 1.5 आना चाहिए, फिर 144 आना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि देखो हम तो क्या करते हैं भाई, पहला फिगर वैल्यू में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो यही है इसमें गड़बड़। तो देखो हम क्या करेंगे कि भैया ना 144 कितना क्या बोल रखा है कि कम है ना उससे घंटे, तो मतलब 144 किलोमीटर यहाँ पे आएगा इस ये वाली फिगर। इसको कवर करने में 144 को कवर करने में किस में, अपस्ट्रीम में जो हमारी बोट पी है वो 150 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम कम ले रही है, 1.5 आवर। ये ऐसे बनेगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई ये वाली, यहाँ पे है माइनस। तो क्या बना ये, अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस करंट, और ये किसका है, बोट क्यू का, और ये किसका है, बोट पी का। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 144 x माइनस 4y माइनस 150 x प्लस 9 प्लस 5y इज इक्वल टू 15/10। ठीक है, पॉइंट हटा दिया। अब y तो हमारे पास आ गया था, क्या आया था 1, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ओनली 5 हो गया। तो हमने इसको सोल्व किया, क्या बना, ये हमारा बन गया 144 अपॉन में x माइनस 4 माइनस का 150 अपॉन में x प्लस 9 और 5 14। ठीक है, और इजिकल टू वही 15/10। इसको भी काट सकते हो, और वैसे भी ये भी कट रहा है ऐसे भी 3 से। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, इसने क्या बोला था वैसे हमें आगे, फिर आगे इसने बोला था स्पीड ऑफ बोथ बोट इन स्टील वाटर इज इंटीग्रल वैल्यू। अब हमारे पास आने के बाद डाटा सिर्फ हमें क्या करना है, पुटअप करना है। कहाँ पे, जहाँ पे हमें ब्लैंक दिया गया था। अगर इंटीग्रल वैल्यू आ जाए मतलब वो पूरी आ रही है हमारी तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है, मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें बस ये ऑप्शंस को पुटअप कर करके देखना है, जो भी सुटेबल हो वो हमारा आंसर हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना ये मिस्टेक आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे यही मिस्टेक दी गई है कि यहाँ पे हावर है ना, हावर, तो ये पहला फिगर ये 144 के पहले आना था और 144 बाद में। ऑप्शन को पुटअप करने में थोड़ा गड़बड़ कर रखी है, ऐसे होगा। ठीक है, थर्ड का क्या दे रखा है, अर्चना है ना कुछ मनी उधार लेके आती है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एक बैंक से इन ए स्पेशल मैनर, एक स्पेशल तरीके से। ठीक है, इन द फर्स्ट 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर इट इंक्रीज टू 10%। मतलब देखो 2 सालों के लिए रेट 5%, नेक्स्ट 2 सालों के लिए 10%, फिर उससे अगले 2 सालों के लिए 20%। मतलब ऐसे वो 6 सालों के लिए उधार लेके आई थी अमाउंट। ओके, फिर उसने ना पे किए ₹11,51,245 एज इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे यही गड़बड़ दे रखी है इस क्वेश्चन में। उसने बोला कि वो इतने रुपए पे करती है इंटरेस्ट के रूप में। देन व्हाट इज द अमाउंट, कि उसने उधार कितनी ली, तो वो मतलब प्रिंसिपल बताना। तो देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना हमारी ये, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा क्या है, इस इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल भी शामिल है एक टाइप से। ठीक है, देखो हम सोल्व करने तो देखते हैं, पहले बता देते चलो। जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड में, वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन में 100 इसका उसके, यही करते हैं हम कि प्रिंसिपल है और जो रेट आ रही है वो। ओके, तो देखो इसने क्या बोला आगे, हम करते हैं इसको। पहले इसने बोला इन द फर्स्ट 2 ईयर प्रिंसिपल मान लिया P, पहले साल उसने लिया था इसको उधार 5% की रेट से। ठीक है, तो 5% क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 0, मतलब 21 अपॉन में 20। ये रेट आई। एक तरीका हम वैसे निकालते हैं 2 सालों के लिए, 5 प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, तो ये क्या होता है 10, फिर होता है पापा 25, मतलब 0.25 ये आता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि भाई हमारी जो अमाउंट है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है और प्लस हम जब CI करते हैं तो वो हमारा अमाउंट के इक्वल आता है ना, क्योंकि यहाँ पे इसने इंटरेस्ट दिया है। तो देखो हम करते हैं, तो देखो क्या आया, प्रिंसिपल पहला आ गया हमारा 21 अपॉन में 20 उसका हो चुके। ऐसे दूसरा वाला क्या है, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 10% है, तो ऐसे ही करोगे 1 प्लस R मतलब 10 अपॉन में 100 उसका पावर 2 0 0 कट के 10 11/2 नहीं सॉरी 10
उसकी पावर 100 कर देंगे, मतलब ये आ गया 11/10 की पावर स्क्वायर में। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगले 2 सालों के लिए कितने पे है, 20% पे है। अगले 2 सालों के लिए किस पे है, 20% पे। तो 20% का भी वही करते हैं हम, कैसे कि भाई 20 है 1 + 20/100 का होल स्क्वायर करेंगे तो बी 1 बी 100 5 LCL में 5 5 और 1 6, मतलब 6/5 का होल स्क्वायर। एक इंटरेस्ट ये आ गया, यही आएगा। तो हमारा क्या बना, ये हमारा ये बन गया प्रिंसिपल 21/20 का होल स्क्वायर, सॉरी 11/10 का होल स्क्वायर, 6/5 का होल स्क्वायर। और ये हमें कितने के बराबर दे रखा है, 1 1 5 1 2 5। लेकिन ये हमारा है ना इंटरेस्ट है, इसने बोला है इंटरेस्ट के रूप में पे किया है। और ये जब हम निकाल रहे हैं ऐसे, तो ये आ रही है हमारी अमाउंट, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल। कि इंटरेस्ट में जब हम प्रिंसिपल जोड़ देते हैं तो वो हमारा अमाउंट के बराबर होता है, यही होता है। हमने इसको सोल्व किया, अब इस सारों को हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, P × 441, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे 21 441, ठीक है, मल्टीप्लाई 121/100 मल्टीप्लाई 6 36 और 5 5 25। अब जो भी कट रहा हो उसको काट देते हैं, कट रहा है ना 6 6 भाई चलो देखो 6 36, 4 8 4 9 36, 4 1 4 0 0, और तो ऐसा कुछ नहीं कट रहा। और ये हमारा इक्वल है इसके 1 4 5 प्लस प्रिंसिपल। तो हम इसको नॉर्मली आप सोल्व करोगे ना, तो याद रखो बस प्रिंसिपल की अमाउंट आपकी आ जाएगी 12 50 1 2 3 6, ठीक है, ये आ जाएगी प्रिंसिपल की अमाउंट। रिलेशन तो आपको पता चल गया कि क्या तरीका है ना, ठीक है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैसे इसमें हमें पूछा गया था इंटरेस्ट वाले, हाँ ये हमने अमाउंट निकाली थी वैसे भी, आंसर कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। रमन राजेश एंड रीता आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, कि रमन राजेश और रीता है ना वो एक सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, किसके, एक सर्कुलर ट्रैक के। ये एक मिनट, ये एक सर्कुलर ट्रैक मतलब सर्कल है, ये इस ट्रैक के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। कौन कौन, रमन राजेश और रीता, ठीक है। और ये ए मीटर का एक ट्रैक है और ना डी राउंड लगाए गए हैं इसमें, ये बोला था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि टोटल जो डिस्टेंस है इसकी ट्रैक की जो वो दौड़ेंगे वो होगी ए डी, क्योंकि भाई नंबर ऑफ राउंड और एक राउंड की जितनी दूरी है वो, ठीक है, टोटल आ गई। आगे इसने बोला रमन ना, रमन राजेश को हरा देता है 800 से। इस बीट्स का मतलब ये होता है कि जब राजेश यहाँ था ना तो रमन उससे 800 मीटर आगे इधर था, ठीक है। तो एक मिनट, रमन माइनस राजेश, ये आ गया 800, एंड रीता को रमन है ना, रमन माइनस रीता, ये था 1200। अगर हम मान ले कि रमन ने तो सारी डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब उसने पूरी एडी की एडी कवर कर ली, उस टाइम पे राजेश ने कितनी कवर की होगी, 800 माइनस एडी। और रीता ने कितनी की होगी, रीता उसने की 800 नहीं, एडी माइनस 800, सॉरी, क्योंकि एडी टोटल है ना, तो एडी माइनस 1200। ये रिलेशन मिल गया ना हमें तीनों का, कि भाई जब रमन ने पूरी की है उस टाइम पे राजेश उससे 800 मीटर पीछे और रीता 1200। लेकिन इसने एक चीज़ और बोली, सिमिलरली राजेश रीता को 600 मीटर से हरा देता है, कि मतलब जब रीता यहाँ होती है तो राजेश उससे 600 मीटर आगे यहाँ होता है राजेश। यही तो मतलब है उनकी बीटिंग का, यही बोल रखा है। और क्योंकि ना यहाँ पे टाइम बोला है कांस्टेंट है, ओके, तो क्या आ जाएगा, एडी माइनस 600 रीता की। तो एक रिलेशन मिल गया हमें यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, उस रिलेशन को पुटअप करना है और वहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या कि भाई जो एडी माइनस 800 अपॉन एडी माइनस 1200 इज इक्वल टू अपॉन एडी इज इक्वल टू एडी माइनस 600। ये एक रिलेशन हमें मिल गया। हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
कि इसने पूछा है ना लेंथ ऑफ ट्रैक डी दी है, मतलब देन विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती ये बतानी है। तो वो तो एक पॉसिबल वैल्यू आने के बाद हम इसको चेक कर पाएंगे कि वो उसके मल्टीपल में है या नहीं है। ठीक है, तो ये है। फिर फिफ्थ में क्या दे रखा है, पी कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन एक्स आवर, कि पी है ना, एक मिनट, हाँ, पी एक प्रोजेक्ट को एक्स आवर में कंप्लीट करता है। क्यू को आधे काम को पूरा करने में 0.7x टाइम लगता है, तो कंप्लीट को करने में डबल लग जाएगा, मतलब 1.4x लग जाएगा। ठीक है, Q एंड R टुगेदर कैन फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 1/3 ऑफ पी, पी कितने में, एक्स में, ये हो गया। आगे बोला पी है ना 90 घंटे ज़्यादा लेता है पूरे काम को, अकेले काम को करने में, जितना वो तीनों मिलकर लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल द, मतलब जैसे तीनों जो, मतलब पी क्यू आर तीनों मिलकर जितना टाइम ले रहे थे ना, क्यू उससे 90 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, 90 आवर। तो हम ये कह सकते हैं तीनों का टाइम क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का टाइम कितना हो जाएगा, भाई क्यू तो एक्स घंटे ले रहा है, तो हम कह सकते हैं ना एक्स माइनस 90, ये तीनों का टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ गया, सबका रिलेशन मिल गया। तो हमें इफ़िशियंसी भी निकाल सकते हैं कि इफ़िशियंसी हमारी क्या होती है, इफ़िशियंसी होती है 1/, में जो हमने काम एक मान लिया और जितना वो टाइम ले रहे हैं वो 1/, में जो काम टाइम ले रहे हैं वो। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बन सकता है कि भाई ये टोटल की इफ़िशियंसी है कि 1/, में x माइनस 90 किसके बराबर हो जाएगी, तीनों की सेपरेट सेपरेट जो इफ़िशियंसी, मतलब तीनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट अपनी x 1/x प्लस 1/, ये कितना था 1.4x प्लस ये, मतलब पी क्यू की तो आएगी थी, क्यू की यहाँ पे डालेंगे पुट करेंगे तो वहाँ से आर की भी आ जाएगी। ठीक है, तो आर की, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गई, ये आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से। लेकिन आप एक बात नोटिस करें, यहाँ पे मैंने एक गलती दी गई है, जब हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं ना तो मतलब जो वैल्यू होती है वो बहुत अजीब सी आ जाती है। लेकिन जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ना इसने उल्टा कर रखा है, क्या कर रखा है कि ये जो एक्स आवर है ये तो क्यू के मान रखे हैं और जो ये 0.7x है ये पी का मान रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में गलती है, या इस क्वेश्चन में गलती है, या जो आंसर निकाल रखा है उसमें गलती है। तो जैसे हमने इसके अकॉर्डिंग किया था तो ये रिलेशन बना था, मैंने जैसे दिखा देता कि क्या कि 1/x प्लस, जब ये तीनों अलग अलग करेंगे आर की कैसे आएगी, चलो मैं आपको आर की इफिशियंसी भी बता देती हूँ कि हमें पता है कि क्यू की जो इफिशियंसी है ना वो हमारी कितनी आई भाई, जैसे मतलब जब हमने निकाला था वो आ रही थी हमारी 1/x, नहीं कितनी आ रही थी, एक मिनट, क्यू की इफिशियंसी हमारी आ रही थी जब हम इसको करवा रहे थे वो मतलब 1.4x था ले रही थी टाइम, तो 1/4x आ रही थी, यही आ रही थी क्यू की। ठीक है, लेकिन हमें तो पी और क्यू और आर की भी पता थी, क्यू और आर की कितनी थी, क्यू और आर टुगेदर कैन मतलब 1/3 और पी था, मतलब 1x/3 था, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये 3/x। इस एफिशिएंसी में से हम क्यू की इफिशियंसी घटा दें, क्यू की इफिशियंसी हमारी ये है, तो मतलब 10/14x। ठीक है, यहाँ से आर की इफिशियंसी आ जाएगी हमारी, और फिर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं 1/x प्लस 10/14x, नीचे एक्स आएगा प्लस जो आर क्या है इफिशियंसी वो इज इक्वल टू 1/, में जो मतलब हमारे पी की इफिशियंसी थी वो x माइनस 90, ये बना सकते हैं रिलेशन। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू उल्टी हो, ये x इधर हो ये इधर हो, तो ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा, जैसा कि हमारे सॉल्यूशन में दिखाया गया। मतलब ये जो क्वेश्चन अगर कंसेप्ट समझना है तो यही होता है कि भाई जैसे हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं 1/, में जो टोटल टाइम ले रहे हैं वहाँ से, और जैसे जो अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो इफिशियंसी से काम कर रहे हैं और जो टोटल जो है इफिशियंसी वो इक्वल कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाता है, मतलब कि टोटल वर्क हमारा इक्वल है। कंसेप्ट सीखने के लिए तो सही है, नहीं तो ना इन क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स दे रखी है। ओके, तो यू कैन चेक दैट। ठीक है, अगर कुछ भी पता चले तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6th का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मिक्सचर है मिल्क वाटर एंड हनी कंटेन 8 ml ऑफ मिल्क, मतलब देखो मिल्क, यहाँ पे कर दिया तो ऊपर का नहीं दिखेगा ना, मिल्क वाटर हनी क्या है, 8 m मिल्क 12 n वाटर और 28 ज़्यादा है हनी वाटर से, मतलब 12 n प्लस 28 है।
आगे इसने क्या किया, अगर 25% मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब 25% मिक्सचर निकाल दो आप, 25% मतलब 25 चौका 100, 1/4 मिक्सचर, तो कितना बच जाएगा, जब हम एक में से 1/4 को हटा दे तो मतलब 3/4 बच जाएगा। 3/4 क्या होगा, 8m का 3/4 होगा हमारा, हम करेंगे 8m × 3/4, 4 दुनिया मतलब 6m। ऐसे ये हो जाएगा 9n घटा 3/4 इसका, और ये हो जाएगा 9n + 21। ओके, ये हो जाएगा, ये नया आ गया। इसमें इसने बोला और 25% मिक्सचर को हमने निकाल दिया और उसकी जगह 4 लीटर मिल्क डाल दिया, तो क्या इक्वेशन बन, मतलब ये हमारा वैल्यू आ गई 6m + 4 9n और 9n + 21। ठीक है, यही आई है, 21 है ये। ओके, ये आ गई। आगे इसने क्या बोला फिर हमसे, ये आने के बाद देन तो कहता है कि रिजल्टेंट मिक्सचर है ना वो 10% कम बन जाता है। ठीक है, कि देन वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 10% लेस देन मिल्क। तो वाटर कितना है 9n और मिल्क कितना है 6m + 4, इससे 10% कम बन जाएगा, रिलेशन बन गया 9/10। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5n - 3m = 2, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे इसने हमें क्या दिया है, अगर हम रिप्लेस कर दें, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर हम ऐसा ना करते, जो 25% मिक्सचर रिप्लेस किया था ना उसकी जगह 48 लीटर हनी डाल देते, मतलब देखो वही बनेगा, मिल्क वाटर हनी दे रखा था 8m 12n + 28, और इसका 25% निकालने के बाद कितना बच रहा था 6m 9n + 28। लेकिन अब क्या किया, इसकी में हमने 48 लीटर क्या जोड़ दिया, हनी जोड़ दिया, तो क्या रिलेशन 6m 9n + एक, अरे हट गया सब कुछ, मतलब मिल्क वाटर और हनी, रिलेशन आ गया हमारा 6m 9n + 76, ये हो गया। और इसने बोल दिया तो रेशियो मिल्क और हनी का ना 1:2 हो जाता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, मतलब दो लीनियर इक्वेशन बन गई। दोनों लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है एन और एम। क्या करेंगे, तब हम दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से एन की वैल्यू आएगी, फिर एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बस फिर तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है ही। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इसने पूछी है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, दोनों वैल्यू हमारी आ जाएंगी जब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि वाटर के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 7 का क्वेश्चन है, ABC स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 400 500 900, कि ABC 3 बंदे हैं, उन्होंने है ना भाई अब इन्वेस्टमेंट किया 400 रुपये की, 500 रुपये की, 900, ABC भाई इन्होंने पैसे लगाए हैं कितने कितने, 400 500 900। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, तो नॉर्मल सी बात है, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन के लिए वैल्यूज ले लेते हैं। अगर आप ना लो ब्लैंक, चलो छोड़ ही देते हैं, बाद में देखते हैं। आगे इसने लिया, फिर क्या बोला कि इतने रुपए लगाए, फिर कुछ मंथ बाद आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस सी विड्रॉल इज इन्वेस्टमेंट, लगा लो ये एनी महीने के लिए आया था, उसके बाद चला गया। फिर इसने आके बोला ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाई खालिस्तान आफ्टर 6 मंथ, कि जो ए था ना, लगा लो ये उसकी इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए रही, मतलब एनुअल प्रॉफिट बोला ना तो 1 साल के लिए तो चली थी, मतलब ये पूरी की पूरी 12 महीने के लिए रही। इसमें कहता है कि उसने ना अपनी इन्वेस्टमेंट को इतने रुपए से, मतलब लगा लो उसने वाई रुपये से बढ़ाया था 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के लिए रही एक्स्ट्रा। और बी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मतलब बी की इन्वेस्टमेंट तो वही 12 महीने के लिए रही होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कट तो रहा नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है चलो नॉर्मल ले लेते हैं। 12 24 12 चौक 4800 + 6y, और यहाँ से 12 पंजू 60, मतलब 6000 रेशियो 900n। ठीक है, ये आ गया हमारा। आगे इसने क्या बोला
कि आफ्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज, बी का जो एनुअल प्रॉफिट शेयर है ना वो 1/3 है टोटल अर्न का। ठीक है, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ए बी का पता है 6,000 है, ये 1/3 मतलब ये 1 है तो थर्ड टोटल होगा। टोटल कितना है, सारों का सम, यही है। तो हम यहाँ से सारों का सम कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो क्या है, वैल्यूज़, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रिलेशन किस में बनेगा, हमारा पॉइंट मतलब वेरिएबल में बनेगा। ठीक है, तो देखो अब बात आती है, एक मिनट, अरे हाँ ठीक है, इंक्रीज कर दिया उसने अपने इन्वेस्टमेंट को इतने से। तो बाद में आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर आ रहा है उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही है नहीं, मतलब इतने महीने या जो भी मैच हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने तो रिलेशन निकाल ही लिया था, तो हम ले लेते हैं। क्या रिलेशन आया था भाई हमारा कि बी का तो प्रॉफिट शेयर 6,000 आया था, इनका आया था 4800 प्लस 6y प्लस 900n प्लस 6,000, और ये हमारा इक्वल था 1/3 के। क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं भाई। एक वेरिएबल y है और एक n है, तो जब इसको सोल्व किया तो हमारी बनी 6y प्लस 900n इज इक्वल टू 7200। कट रहा है ये हमारा 6 से, तो हमारी इक्वेशन बन गई y प्लस 150n इज इक्वल टू 1200। तो क्या करना है हमें, 1200 है ये, हमें तो आंसर से मतलब है ना भाई। इक्वेशन आई हमारी y प्लस 150n इज इक्वल टू 1200। क्या करें, ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने पहले लिया ऑप्शन ए को 6 और 75। ठीक है, कि वाई हमने किसको मानना था, वाई हमने मानना था कि उसने इन्वेस्टमेंट की है ये वाली, तो ये तो हमारा दूसरा फिगर होगा, मतलब 75% से बढ़ा ही है अपनी उसको इन्वेस्टमेंट को, 75% इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट तो 400 थी, 400 का 75% कितना होगा, 25 25 चौका 100, 4 मतलब 300 रुपये। तो वाई की जगह आ गया 300 प्लस 150, और एन क्या मानना था, एन मानना था कि जितने टाइम तक कौन रहा, सी, तो सी ये हमारा पहला ब्लैंक था, पहले ब्लैंक में क्या आएगा 6 300 प्लस 1/72 नहीं 12 सॉरी 12 ले रही हूँ, 15 चौके से 15 6 90। ठीक है, तो कितना आया 900 और 300 1200, ये आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल, मतलब पहला हमारा सही है। ऐसे हम दूसरा चेक कर सकते हैं, ऐसे तीसरा चेक कर सकते हैं। ओके, एट्थ क्या दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए cuboidal रूम इज 102 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रूम इज 140% मोर देन द ब्रेथ ऑफ द फुल स्टॉप। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज दिस देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। कि जो पैरामीटर है ना रूम फ्लोर, मतलब एक पैरामीटर बता रखा है फ्लोर का, क्यूबोइड कैसे होता है, ऐसा होता है, एक मिनट, ये होता है जिसकी लेंथ ब्रीथ हाइट ये हमारी क्या होते हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। ये एक रूम का पैरामीटर बता रखा है, फ्लोर ऑफ ए क्यूबोइडियल रूम इज 102 मीटर। फिर इसने बोल दिया एंड लेंथ ऑफ द रूम इज 140, लेंथ ऑफ द रूम इज 140% मोर, मतलब ब्रीथ ये है तो ये 240 है, 140 मोर बोलें 0 0 2 1 2 2 2 4 2 5 10, मतलब 12 5 रिलेशन दे रखा है। ठीक है, 140 मोर देन इट्स ब्रीथ फुल स्टॉप। इफ वॉल्यूम ऑफ द रूम इज, वॉल्यूम दे दिया, मतलब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ हाइट। ठीक है, तो ये आ गया, और लेंथ और ब्रीथ का रिलेशन भी पता है हमें, और इसने पैरामीटर भी दे रखा है हमें 102 मीटर। पैरामीटर भी तो क्या होता है, फ्लोर का पैरामीटर है, फ्लोर का पैरामीटर है। ठीक है, फ्लोर जैसे एक मिनट ये बनाते हैं, फ्लोर में तो दो ही चीज़ें होंगी ना, हाइट तो होगी नहीं, क्या क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ। उसका पैरामीटर भी है, मतलब एक टाइप से ये कह सकते हो, तो वहाँ से भी हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, हमें ये सारा रिलेशन तो पता चल गया ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या पता चला था भाई, पैरामीटर ये फ्लोर
है, फ्लोर एक टाइप से रेक्टेंगल टाइप है ना, लेंथ है, ब्रीथ है, फ्लोर पे हाइट तो क्या होगी, फ्लोर चपटा सा है, हाइट नहीं है ना कोई, तो हम क्या कह सकते हैं पैरामीटर क्या होता है 2l+b, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है ना, 2 लेंथ 2 ब्रीथ, ये हमें दे रखा है 102। और लेंथ और ब्रीथ के बीच में हमने रिलेशन भी निकाल लिया था, कैसे कि वो 140% ज़्यादा था, मतलब ये 100 था, ये 240 था, मतलब कट गया था, 2 2 2 2 4 2 5 10 12 5 का मतलब ये x मान लो, चलो 12x और 5x मतलब 17x, 17 और मल्टीप्लाई करें 17 दूनी 34x हो गया इक्वल टू 102। तो x की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड करेंगे 102 को किससे, 34 से, जो 4 पर मतलब 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे 5 बढ़ते 36 और 5 दिए 15, मतलब ब्रीथ आ गई 15, लेंथ आ गई 36, ये हो गया। और यहाँ पे है ना हमें क्या दे रखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ हाइट का मल्टीप्लाई, हमारे पास लेंथ भी है ब्रीथ भी है तो हाइट आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास 36, ब्रीथ कितनी है 15, यहाँ से डिवाइड किया तो हाइट आ गई हमारे 20, ठीक है ना, जैसे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 0 0 ऐसे 15, तो 20 आ गई, हाइट भी आ गई। इसने पूछा क्या हमसे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक रूम का, 2LP + BH + H, चलिए फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रीथ की मल्टीप्लाई ब्रीथ हाइट की मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 3130, ठीक है। ये हमारा मैनिपुलेशन से था ये क्वेश्चन, और इसके लिए हमें ना फॉर्मूलाज याद होने जरूरी होते हैं। 9th का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकम ऑफ y इज 85% मोर देन दैट ऑफ x, y की इनकम 85% ज़्यादा है x से, मतलब ये 100 है तो ये 185 होगी, यही होगा ना, तो 5 3 15 5 7 35, 5 दूनी 10 0, 85% मोर का मतलब ये होता है उससे ज़्यादा है, लेकिन चलो हम कर लेते हैं, बाद में बताती हूँ आगे। फिर इनकम ऑफ जेड इज 3600 मोर देन डेट ऑफ वाई, हमने ये एक्स में मान लिया, तो वाई की इनकम इससे 3600 ज़्यादा है, मतलब 37x + 3600, 2 0 मतलब 0 0 मान लेना। द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द 3 है भाई, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल है, 3600 गया, 8400 के 8400 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल ही आ जाएगा, तो इनका टोटल किसके बराबर होगा, उसके, तो हम कर लेते हैं क्या बनता है, देखो 37x और 20x कितना हो गया हमारा, और इधर भी 37 7 दूनी 14 3 6 और 1 7 74 और 20 84 94x + 3600, मतलब ये कह सकते हैं कि 94x आया + 3600, ये हमारा किसके बराबर होगा, 8400 की अगर 3 गुना करते हैं तो 25 200, 4 3 12 और 1 8 3 24 53, हाँ ठीक है, 3600 इसमें से घटाया, 94x = किसके बराबर आ गया 21600, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी पॉइंट में 229 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ओके। इसको हम करते हैं ना तो हमारा आंसर है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस में आंसर हमें दिया गया है ना उसमें क्या कर रखा है, उसमें इसने ना भाई देखो यहाँ से ठीक है पॉइंट में आता है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता, लेकिन तरीका यही होता है कि हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेशन इसने ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ आंसर में क्या कर रखा है, 9th का देखते हैं, 9th हाँ, इसने क्या कर रखा है कि मोर नहीं ले रखा, कि भाई अगर 100 इनकम है ना x की तो y की 85 इनकम है, इसका मतलब तो ये सिर्फ 85% है इनकम, और वहाँ पे तो लिख रखा है मोर, मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, अगर ऐसा निकालना है तो वहाँ पे मोर वर्ड है ना उसको हटाना पड़ेगा, फिर हम इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नॉर्मल सा ही था, इनकम का रेशियो आ गया, इसके अकॉर्डिंग इनकम भी थी और XYZ की टोटल इनकम भी थी, तो वहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, तो सेपरेट तीनों की इनकम आ गई। तीनों की इनकम आने के बाद जो इसने क्वेश्चन में पूछा है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने भाई कि x और y 50% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहे हैं, अगर वो इससे कितना ईजी हो जाता है एक सारी वैल्यू आने के बाद, तो इसमें यही गड़बड़ दे रखी है। यहाँ पे बोल रखा है 85% मोर, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर निकाल रखा है वो 85% ओनली के अकॉर्डिंग कि 85% है उसका, ना कि मोर, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, मैंने आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताया है, ना कि जो मतलब सॉल्यूशन में दे रखा है, ठीक है। अगर आप आंसर मैच करने की कोशिश करो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच होगा, ना कि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रखी है थोड़े वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10th का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 men and 5 women, ठीक है।
भाई 6 मैन है, 5 वुमेन है, टोटल इतने लोग हैं हमारे पास। और इनसे हमें एक कमेटी बनानी है, 8 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, कि जो डिफरेंस आए ना मैन और वुमेन में, वो कभी भी 2 से ज़्यादा ना हो। नॉट ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर हमने 6 मैन के मैन ले लिए, सिलेक्ट कर लिए, ओके, हमें तो 8 मेंबर की बनानी है ना, और हमने फिर 6 में से 2 बच गया, तो और हमने 2 वुमेन ले ली, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना रहा है, 4 का, लेकिन हमारा तो नहीं होना चाहिए इतना, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगर हमने 6 मैन में से 5 मैन लिए और 5 मैन ले लिए तो 3 ही तो वुमेन लेंगे, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना था, 2, तो ये पॉसिबल है। अगर हमने 4 मैन ले लिए और बची हुई मतलब 8 करने तो 4 वुमेन ले ली, तो डिफरेंस आता है 0, तो ये भी पॉसिबल है हमारा। ठीक है, अगर हमने 3 मैन ले लिए तो 8 करने हैं तो 5 वो लेंगे, तो ये भी 5 वुमेन लेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। तो 3 केस बनते हैं, क्या क्या, 6 मैन में से हम 5 मैन ले रहे हैं और 5 वुमेन में से हम 3 वुमेन ले रहे हैं, तो एक केस ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये हमारा होता है NCR इक्वल होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 2 का फैक्टोरियल तो आपको इसको 1 तक खोलना होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 तक, यहाँ से 3 का होता था 3 2 1 मल्टीपल में, ये होता है फैक्टोरियल। आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फैक्टोरियल आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमारे पास पहला केस बना था कि 6 में से हम 5 ले रहे हैं और 5 में से हम 3 ले रहे हैं। इसको सोल्व करोगे तो देखो 6 में से 5 एक ही 5 6, इसके 6 केस हो सकते हैं, और 5 में से 3 मतलब 2 बार खोलेंगे, मतलब भाई 5 को 2 और 5 4 और 3 को खोलेंगे तो 5 4 3 3 2 1 काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 से 3 का मतलब 10। ठीक है, तो 60 केस आ गए, पहले तो ये 10 है। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि 6 में से 4 वुमेन ले लिए और 4 ही मैन ले ली, मतलब 5 में से 4 मैन और 4 वुमेन, तो यहाँ से केस आगे 75 आ गया। ऐसे ही दूसरा था कि 3 मैन ले लें और 5 वुमेन ले लें, 5 की 5, तो आ रहा था यहाँ से 20, तो टोटल हमारा आंसर 165 आ जाता है। यहाँ पे ना बस आपको एक चीज़ समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये निकाल कैसे रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर हम ये निकालना है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हो, याद रखा करो, इनके दोनों का डिफरेंस देखो। जब जो छोटा, चलो आप निकाल लो, ऐसे निकाल, 6 का फैक्टोरियल किया, ठीक है, 6 में से 4 के तो 2 का फैक्टोरियल किया, और नीचे वाला क्या, 4 का फैक्टोरियल किया, तो 6 को हमने 4 फैक्टोरियल तक खोल दिया, 6 5 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल, को 2 3 6 मतलब 5 3 15 आ गया यहाँ से वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे एक तरीका, जैसे ये है हमारा 6 का, हमें ये खोलना है, तो आप इनको दोनों का डिफरेंस लो, 2 आ रहे हैं तो आप 6 को 2 बार खोल दो, 6 5 तक 2 बार हो गया, और नीचे 2 का फैक्टोरियल खोल दो, यही तो आंसर आता है, 2 3 6 5 3 15। ठीक है, तो वैसे ही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 165 आएगा शायद, देखो 60 75 और 20 कितना बनेगा, 5 7 7 14 13 14 15 155 आएगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो ये भी मतलब पार्ट 1 है ना ड्रिल का, 22 वाले का कंप्लीट होता है। पार्ट 2 क्या दे रखा है हम वो देखते हैं। ये रहा, अमित एंड ऋतिक इन्वेस्ट करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम A एंड B। 2 स्कीम है A और B, उसमें अमित और ऋतिक ना पैसे लगा रहे हैं। A है ना वो SI पर है, B CI पर है। A 12.5% इंटरेस्ट देती है 4 सालों के लिए, B 20% इंटरेस्ट 2 सालों के लिए। तो ओवरऑल इंटरेस्ट इसका क्या बनेगा, CI पर इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो मतलब हम निकाल सकते हैं 20 + 20 + 20 मल्टीप्लाई, ये ओवरऑल रेट निकालने का तरीका होता है 2 सालों के लिए। तो ये आ जाएगी 40 और 0 0 0 0 और 4 मतलब 44% आ गए 2 सालों के लिए। यहाँ पे तो सीधा ही होता है क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम होता था, तो 12.5 मल्टीप्लाई 12 4 चौक 48 5 चौक 20 मतलब 48 हो, तो 50% हो गया ये ओवरऑल। ठीक, ये तो आ गया हमारे नॉर्मल बोला है जो भी। आगे इसने क्या बोला है हम वो देख लेते हैं। रेशियो बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमित एंड ऋतिक। अमित और ऋतिक ने जो पैसे लगाए हैं उनका रिलेशन दे दिया हमने, मान लिया 300x 400x, ठीक, क्योंकि परसेंटेज आएंगे ना तो उसके लिए। अब बोल रखा है कि स्कीम A थी B थी, स्कीम A थी B थी। अमित ने ना 25% ऑफ इस अमाउंट इन स्कीम A, तो 300 का 25% मतलब 75x, और बचा हुआ इसमें लगाया होगा, तो 300 में से 75 225। ऐसे ही
और ऋतिक ने ना 80%, 80% मतलब 80/8 चौक 32 मतलब 320, तो इसमें लगा दिए एक्स, और 80 बचे हुए इसमें लगा दिया 80x। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, ऋतिक इन्वेस्ट हो गया, फिर बोल रखा है कि इफ अमित इन्वेस्ट टोटल आर इतना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, देखो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल चुका है, वो रिलेशन लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन उठाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे। तो देखो वैसे हमें क्या दे रखा है इसने, ये वैल्यूज़ थी हमारी, ठीक है। हम इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द, पहले इसने बोला अमित ने इन्वेस्ट किए इतने रुपए, देन द डिफरेंस बिटवीन, कि हम इतने इतने रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वहाँ से इसका भी इन्वेस्टमेंट आ जाता, डिफरेंस बिटवीन द टोटल इन्वेस्ट अर्नड बाय अमित एंड ऋतिक फ्रॉम बोथ द स्कीम। तो एक क्या करो, इसको हम कर सकते हैं, पहले एक ऑप्शन उठाते हैं तब ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमने ऑप्शन ले लिया ऐसे कोई भी, लगा लो 12,000 ले लो आप, ठीक है 12,000 ले लिया हमने। 12,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते किसने, अमित ने, तो 300x हमारा किसके बराबर आ जाता, 12,000 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 0 से 0, 3 चौक 12 मतलब 40, x की वैल्यू 40 आ जाती, तो इधर सब की वैल्यू 40 आ जाती, ठीक है, मतलब मल्टीपल करने पर जो मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसने बोला था कि बाद दूसरा ब्लैंक है, राइट, डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट जो अमित ने कमाया और ऋतिक ने कमाया, दोनों स्कीम से उनका डिफरेंस ये है। तो क्या कर सकते हो, चलो आप है ना, ये अगर ब्लैंक ना भी लो तो क्या कर सकते हो, हम है ना क्या कर सकते हैं, अमित और ऋतिक की है ना जो भी इंटरेस्ट कमाया वो निकाल सकते। कैसे भाई, देखो हमें पता है कि 75x पर तो है ना उसने ए स्कीम वाला लगाया, मतलब कितना 50% की रेट, 50% की रेट से इंटरेस्ट मतलब 50/100 मतलब 1/2, क्योंकि हमने ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लिया था ना 4 साल का। तो ये आ गया 2 3 6 2 7 14 2 5 10, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा इस बी पे लगाएगा तो किसकी रेट से, सी आई की रेट से, तो 225x मल्टीप्लाई 44/100 एक ही आ जाएगी, इनको दोनों का टोटल कर लेंगे वो एक आ गया, ऐसे ही बी का लगा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास x के रिस्पेक्ट में रिलेशन आएगा कि x में कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ से एक वैल्यू लेंगे और उसका आंसर चेक कर लेंगे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं कि या तो पहले ही आप वैल्यू ले लो फिर आप उसका डिफरेंस निकाल लो, या आप मतलब बिना वैल्यू उठाए पहले उनका x की फॉर्म में डिफरेंस निकाल लो और फिर चेक कर लो। आगे है ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 8:5:9। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने लगाया 8x, इसने 5x, इसने 9x, ठीक है। आप 8 महीने बाद उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, तो ये 8 महीने तक चली होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ा रहा है 12.5% मतलब 1/8, तो 1 से बढ़ाया तो अब 9x हो गई, ठीक है। और 60% से बढ़ाया तो 5x का 60, 60 में 0 0 का 2 3 6 2 5 10, 5 का 5, 3 बढ़ा दिया मतलब 5 पे तो 8x, और इसने 11.11 मतलब 1/9 1 बढ़ा दिया मतलब 10x। फिर कहता है कि आफ्टर 16 मोर मंथ, 16 और महीनों बाद, मतलब 8 तो हो गए तो उसके बाद 16 और महीनों बाद, मतलब ये 16 महीने के लिए चली। इसके बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दी, ये एक बन गया पैराग्राफ, ठीक है। डिक्रीज किया कितने से, 22.22 होता है, 2/9 मतलब 2 घटा दे तो 7x हो गई, और इसने 12.5 मतलब 1 घटा दिया 8 पे तो 7x हो गई, और इसने 20% घटा दिया, 20% बी पेन तो मतलब 5, बी 20% बी पेन 2x घटा दिया मतलब 8x हो गई। और ये कितने महीने के लिए चली, इसने बोला लास्ट में 3 साल बाद, 1 साल में 12 महीने, 3 से 12 बांटते 36 मंथ, तो कब कितने महीने हो चुके, 8 और 16 8 24 महीने हो चुके, 36 में से 24 घटाए तो 12 महीने, ये 12 महीने के लिए चली। बस अब करना क्या है, इसका टोटल, इसका सम, ये तो आ गया ए का, इसका सम मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम ये बी का, ये तीनों मतलब इसका जोड़ने के बाद सी का, ये आप लिख लेना, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आता है, ए बी सी का, ये आता है हमारे पास 73x 63x 82x, ये हो गया। आगे बोला अगर टोटल प्रॉफिट जो है, देखो अब क्या करना है, एक ब्लैंक उठाओ, टोटल प्रॉफिट इन तीनों का इसके बराबर होगा, ठीक है। तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो पूछा है सी का, तो सी का आप ये मत उठाना, सी का आप क्या करना, जो सी की वैल्यू उससे ना जो x की वैल्यू वो मल्टीप्लाई करके देखना, अगर यही वैल्यू आती है तो पहला ऑप्शन सही है, अगर नहीं आती तो गलत है। तो हमने ये क्या किया, ये लिया, चलो एक बार ले लेते हैं। तो हमने लिया टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया था 73x प्लस 63x प्लस 63 है ये 82x, ठीक है, इज इक्वल टू में हमने ले लिया पहला 27,250, ये आ रहा हमारा 218x इज इक्वल टू में दिस, और यहाँ से काटने पर x की वैल्यू आ गई 125।
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 25 की 82 से, तो हमारा यही आंसर आता है, मतलब ए तो हमारा सही है। ऐसे बी चेक करना, क्योंकि इस टाइप के जब ऑप्शंस होते हैं तो हमें और भी वैल्यूज को, तो आपको सारों के नहीं, ए को सी के साथ चेक कर लेना आ रहा है या नहीं, ए को डी के साथ चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। बोट पी कवर कर सकते हैं डी किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डी प्लस 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डी किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस डी प्लस 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 16 आवर। ठीक, 16 आवर, ठीक है, 16 है। ओके, रिवर एक्स है और बोट पी है। आगे इसने बोले बोट क्यू है, वो डी माइनस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डी प्लस 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कर रही है 9 आवर में, और ये रिवर वाई में है। ओके, ठीक है। फिर स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाई इज़ 20%। देखो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमें, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे इसने पहले दिया बोट पी का, क्या दिया कि जो स्ट्रीम की स्पीड है ना वो एक्स की, मतलब स्ट्रीम की स्पीड एक्स स्ट्रीम की, वो 25% ज़्यादा है, नहीं 25% है ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी, बोट पी की डाउन स्ट्रीम स्पीड का 25% है। 25% मतलब ये 25 चौका 100, ये 4n है ना, तो वो 1n होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम होता है हमारा एक्स प्लस वाई, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, तो स्ट्रीम हमारा 1n है, तो हमारे पास बोट कितनी आ जाएगी, बोट पी की हमारे पास 3n आ जाएगी। ये हो गया, ये बोट पी का था। ऐसे इसने बोला बोट क्यू के लिए कि बोट क्यू है ना, बोट क्यू स्ट्रीम है और उसमें जो डाउन स्ट्रीम उसका रिलेशन बता रहा है भाई, स्ट्रीम है ना वो 20% है डाउन स्ट्रीम का, ये 5 है तो ये 1 है, 5n मतलब 5l मान लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 4n आ जाएगी, 4l सॉरी डिफरेंस, क्योंकि ये सम होता है ना स्ट्रीम और बोट का, तो स्ट्रीम की है तो बोट की 4l आ गई। इसने आगे एक रिलेशन और दे दिया हमें कि बोट है ना दोनों की बी और क्यू, उसकी बोट का रिलेशन तो इसने दिया 5 और 8 का, तो हमें ना इनको क्या करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 5 के मल्टीपल में आ जाइए 8 के में, तो रिलेशन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसकी ना सारे की 5 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्या हो गया, 5 × 15, ओके, फिर है 808 40, किससे कर दी, 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, देखो 3 6 3 3 9, 5 8 है, तो कैसे करें, 4 दूनी 8 नहीं, 5 15 हो गया। ठीक है, अगर हम इसके 3 5 से कर दें, 5 40, चलो हम 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 15z, नहीं n है 5n, और ये हो जाएगा कितना है, ये 4n, तो 5 चौक 20n। ठीक है, ये आ गया। अब ये 15 है तो ये कितने की वैल्यू है, 5 की, तो 5 × 3, ओके, हमें तो किया 8 की, मतलब 8 × 3 = 24, तो हम इसको 24 करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 की 6 से कर दें, बन गया। देखो ये बन गई 24, निकाल के दिखा देते हो आपको, ये 24 है, ये 15 आ गई, तो 5 3 5 15 3 8 24, 5 8 बन गया ना रिलेशन, यही तो बनाना था हमें। तो ये 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24, तो हम वेरिएबल एक ही मान सकते हैं, ये भी n मान सकते हैं क्योंकि हमने एक ही में चेंज कर दिया। तो हमारे, सॉरी इसको हम थोड़ा अच्छे से बताती हूँ मैं, बोट पी उसकी स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, बोट क्यू उसकी स्ट्रीम और उसकी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 15n, ये आ गई 5n, ये आ गई 20n, ये आ गई 24n, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया था ना। ठीक है, मतलब ये वैसे 24n थोड़ी ना आएगा, 4 5 5 से 4 4 6 24, हाँ, और जो स्ट्रीम थी वो 6n, और ये आ गई थी 30n। ये हमारा रिलेशन बन गया था। आगे इसने बोला है कि यहाँ से हमारे पास है ना वैल्यूज़ आ गई, क्यों, तो आगे इसने क्या बोला है अब वो देखना है। तो वैसे अब ये रिलेशन आने के बाद पहले हम ना इनका हेल्प लेंगे, इन इक्वेशंस का जो इसने स्टार्टिंग में दी थी, वहाँ पे पुट अप करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू पी, जो भी बोट पी है बोट क्यू है उनकी। कैसे कि भाई देखो इसने है ना हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है, तो 2 इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ से डी की फॉर्म में, उनको सॉल्व करेंगे। आगे इसने बोला फिर सारी इन्फॉर्मेशन तो आ ही जाएगी हमारे पास, इनकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट स्ट्रीम, वो सब। आगे इसने बोला फिर एक रिवर जेड आ जाती है जिसमें एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, और एक मिल रही है, वो उसके बारे में बताना। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो।
अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो 4th क्वेश्चन है ये, और जो ये 5th क्वेश्चन है ये, तो ये दोनों है ना क्वेश्चन जो मेंस प्रो की मैगजीन है, ठीक है, मेंस प्रो जो मार्च मंथ्स की है, मेंस लेवल की, उसका जो मिसक्लेनियस पोर्शन है जो अभी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, उसकी जो सेकंड वीडियो है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व है ये। उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने वो वीडियो पहले बनाई है, तो उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कौन से मतलब क्वेश्चन की बात करें ना, तो 26 और 27 क्वेश्चन नंबर है जिसमें उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप है ना इनको उसमें पार्ट सेकंड वीडियो में, मेंस प्रो वाली जो मैगजीन की वीडियोज़ है उसके पार्ट सेकंड में आप है ना इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इनको मैंने उसमें है ना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 26वां नंबर इस क्वेश्चन का और 27वां नंबर इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आज 2 ड्रिल को कंप्लीट किया है, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।